मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। खुशामदीद, स्वागतम, वेलकम। हम आज फिर से आपके सामने हाजिर हैं बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड के एक और नए एपिसोड के साथ, कुछ और नामचीन हस्तियों के जन्मदिन पर उनकी जिंदगी का सफरनामा लेकर। मगर उससे पहले हम इतिहास के गलियारों में झांकने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि गुजरे वक्त में आज के दिन क्या हुआ था। क्या आपको पता है कि हॉलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जो 70% आलू अकेले दूसरे देशों को निर्यात करता है। मगर एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये कि एक वक्त हॉलैंड में वहां के लोगों के पास खाने को आलू तक नहीं था। वैसे आप सोच रहे होंगे कि कैसी विडंबना है ये कुदरत की, लेकिन नहीं, इसमें कुदरत से ज्यादा इंसानी दुष्टता है। ये बात है 1944-45 की, जब जर्मन सेना ने हॉलैंड के ज्यादातर हिस्सों पर या तो कब्जा कर लिया था या वहां हमले कर रही थी। ये बात दूसरे महायुद्ध की है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया के इतिहास का सबसे विनाशकारी पन्ना है। हॉलैंड की इस त्रासदी को हंगर विंटर का नाम दिया गया। जर्मन सेना ने पूरी तरह से हॉलैंड की नाकाबंदी कर दी थी और कहीं से भी खाने पीने की सामग्री को हॉलैंड के शहरों में ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। जर्मन सेना का यह व्यवहार हॉलैंड के लोगों को दंडित करने के लिए था, जिन्होंने अपना सर उस क्रूर सेना के सामने झुकाने से मना कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 40 लाख लोग भुखमरी के कगार पर आ गए। हॉलैंड की सर्दियां बहुत कठोर हुआ करती हैं और ऐसे में ईंधन की कमी से परेशान लोगों ने अपने घर के फर्नीचर तक जला डाले ताकि वो इस ठंड और भूख से खुद को बचा सके। इतिहास में अप्रैल का महीना इस लिहाज से भी शायद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस वक्त तक भुखमरी अपने चरम पर पहुंच गई थी। हालात ये थे कि अप्रैल 1945 में एक डच परिवार को सिर्फ 400 ग्राम खाने की वस्तुएं मुहैया हो पाती थीं। हालात वाकई बहुत बुरे थे। शहरों से लोग दूर दूर गांवों में अपने सामान लेकर जाते और वहां के किसानों से उसके बदले आलू लेते। मगर एक वक्त के बाद किसान भी कुछ बेचने लायक नहीं रहे। कुछ किसानों ने तो अपने घर के बाहर बोर्ड तक लगा दिए कि अब हम और सामान नहीं ले सकते। इस त्रासदी में करीब 20,000 लोग मारे गए। एक अनजान व्यक्ति ने उस वक्त को अपने लफ्जों में कुछ इस तरह से व्यक्त किया: My linens, all my silverware, a Smyrna stair carpet, I traded everything for food. Some of them even put up signs that said, No more linen goods. 26 अप्रैल 1945 इसलिए इतिहास का हिस्सा बन गया क्योंकि आज ही के दिन से हॉलैंड के हालात सुधरने लगे। जब ऑपरेशन मैना द्वारा जर्मन सेना ने रॉयल एयरफोर्स को इजाजत दे दी कि वो खाने की सामग्री उन जगहों पर गिरा सकती है जो जर्मन सेना के कब्जे में है। हॉलैंड को इस त्रासदी से उबरने में काफी समय लगा, लेकिन हम इसे हॉलैंड के लोगों की हिम्मत, हौसला और इंसानियत का जज्बा ही कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जब उन्होंने आलू उगाए तो वो जर्मनी को भेज दिए, जो उस वक्त खाद्य संकट में था और लोग वहां भी भूख से मर रहे थे। इस तरह एक काले अध्याय का अंत हुआ और हॉलैंड फिर से दुनिया को आलू एक्सपोर्ट करने में अव्वल नंबर पर आ गया। और आज हम सबसे पहले जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्हें अंग्रेजी साहित्य का एक तरह से पिता कहा जाता है। यस फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महान नाटककार और लेखक विलियम शेक्सपियर की। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 26 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर को बैप्टाइज्ड किया गया था चर्च होली ट्रिनिटी ऑफ स्टार्टफोर्ड में। उनके बारे में जितना कुछ लिखा जाए शायद कम पड़ जाए। एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी
मगर अपनी लेखनी से अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में वो कद हासिल किया जो आज तक किसी को हासिल ना हुआ और ना आने वाले वक्त में शायद कोई हासिल कर पाएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का मानना है कि शेक्सपियर ने पहला ड्रामा 25 वर्ष की आयु में लिखा था। जानकार कहते हैं कि विलियम ने अपनी जिंदगी में कभी अपना कोई ड्रामा पब्लिश नहीं किया। ये कार्य उनके मरने के बाद उनके फेलो एक्टर्स जॉन हेमिंजेस और हेनरी कॉन्डल ने 1623 में प्रकाशित कराकर अपने साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए किया। दुनिया के इस महान नाटककार का जन्म इंग्लैंड में हुआ। बहुत सारे जीवनीकार मानते हैं कि शेक्सपियर ने अपनी पढ़ाई शायद किंग्स न्यू स्कूल स्ट्रैटफोर्ड से की, लेकिन इस बात का कोई रिकॉर्ड कहीं मिलता दिखाई नहीं देता। ये शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि 37 नाटक लिखने वाले और 154 सोनेट लिखने वाले विलियम खुद में एक बहुत अच्छे कलाकार और अभिनेता थे। उन्होंने न सिर्फ अपने नाटकों में अलग अलग भूमिकाएं निभाई, बल्कि उस वक्त के एक और नाटककार बेन जॉनसन के भी नाटकों में हिस्सा लिया। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, मच अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट, ट्वेल्थ नाइट और जूलियस सीजर जैसे नाटक लिखने वाले विलियम शेक्सपियर को उनके जीवन में बहुत नाम नहीं मिला, लेकिन उनकी प्रशंसा करने वालों की कोई कमी नहीं थी। शेक्सपियर की निजी जिंदगी की तरफ नजर दौड़ाएं तो 18 साल की उम्र में उन्होंने एन हैथवे, जो उस वक्त 26 साल की थीं, के साथ शादी की। 1585 और 1592 के बीच में विलियम को अपने नाटक और अभिनय में बहुत सफलता मिली। यही नहीं, उन्होंने एक नाटक कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्समैन, जिसका नाम बाद में बदलकर किंग्समैन रखा गया, में हिस्सेदार बने। अपने शुरुआती दौर में शेक्सपियर ने ज्यादातर नाटकों को कॉमेडी और इतिहास के इर्द गिर्द बुना, मगर आगे चलकर उन्होंने जिंदगी की त्रासदियों को अपने नाटक के माध्यम से दुनिया के सामने पेश किया। ओथेलो, किंग लियर और हैमलेट उसी कड़ी के कुछ ऐसे नाटक हैं जिन्हें आज भी नाटकों की दुनिया में सराहा जाता है। तो आइए सुनवाते हैं आपको शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का ये मशहूर संवाद। To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. It is a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, to sleep. तो हैमलेट के इस संवाद को सुनकर आपकी रूह जरूर कांप गई होगी। कभी अगर मौका लगे तो आप इस प्ले को लाइव देखने जरूर जाएं। अगर बॉलीवुड की बात करें तो विशाल भारद्वाज की ओमकारा इंस्पायर्ड थी ओथेलो से और मकबूल इंस्पायर्ड थी मैकबेथ से। तो कहा जा सकता है कि बॉलीवुड काफी इंस्पायर्ड रहा है शेक्सपियर के काम से। इतिहास के इस साहित्य पुरुष का निधन 52 वर्ष की आयु में 23 अप्रैल 1616 में हुआ और इसी के साथ साहित्य के एक अध्याय का अंत हो गया। अपने इस पड़ाव से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यक्तित्व और शख्सियतों की, जिन्होंने अपने कार्यों से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी उपलब्धियों से हर दौर को प्रेरित किया है। और जाते जाते फ्रेंड्स, शायद ये शब्द उनकी जुबान पर आए होंगे, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग थे जिन्होंने कभी किसी भी मुश्किल में हार नहीं मानी। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का ये शेर शायद कुछ ऐसे ही लोगों से प्रेरणा लेकर लिखा गया, या कुछ लोगों ने प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी में एक अलग मकाम हासिल किया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत सनाश दे तुझको, सुकूते लालाओ खुल से कलाम पैदा कर।
जैसा आप सभी जानते हैं कि बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के जरिए हम हमेशा आपको कुछ ऐसी शख्सियतों की जिंदगी के सफरनामे से रूबरू कराते हैं जो आज ही के दिन पैदा हुए थे। हम आपको आगे ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया की तरफ और आपको एक अदाकारा के सफरनामे की कहानी सुनाते हैं। हम बात कर रहे हैं बंगाली सुंदरी मौसमी चैटर्जी की, जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत में कई वर्षों तक एक से एक खूबसूरत फिल्मों में काम किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक खूबसूरत सा नगमा। हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा। इस बंगाली हंसिनी का जन्म 26 अप्रैल 1953 को कलकत्ता में हुआ। उस वक्त की नायिकाओं से अलग मौसमी ने फिल्मों का रुख अपनी शादी के बाद किया, जो उस दौर में काफी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उस वक्त ये माना जाता था कि विवाह उपरांत नायिकाएं अपना जादू खो देती हैं और दर्शक भी उन्हें देखना पसंद नहीं करते। मगर इस बात को गलत साबित करते हुए मौसमी ने उस वक्त के मशहूर कलाकारों जैसे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, विनोद मेहरा और ऋषि कपूर के साथ काम किया और काफी सफलताएं बटोरी। मौसमी ने अपना फिल्मी सफर बालिका बधू से शुरू किया और 1973 में आई अनुराग से हिंदी फिल्मों में अपने सफर का आगाज किया। अपने फिल्मी जीवन में उन्होंने 80 फिल्मों में काम किया। अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नामांकित किया गया। वहीं 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नामांकित हुई। आइए सुनते हैं मौसमी चैटर्जी की फिल्मों से लिए गए कुछ खास अंश, खास आपके लिए। लो पियो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मैं तो छूता तक नहीं। अब और जिद मत करो, रोज तो मैं मना करती हूँ और तुम मानते नहीं हो, और आज जब मैं प्यार से दे रही हूँ तो। किस रोज की बात कर रही हैं आप? अभी आप अब छोड़ो ना। लो पियो। तू भी पॉकेट मार, मैं भी पॉकेट मार, यानी दोनों कलाकार। तो एक दूसरे की पॉकेट मारने की बजाय अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो दुनिया की पॉकेट मार सकते। आज वसंत आया है। इस दरवाजे तक आकर एक रात वसंत लौट गया था। वो रातों की रात हमारे लिए विरह की रात बन गई थी। मैंने सोचा आज की रात को हम सुहागन बना दें। उम्मीद करते हैं कि इन्हें सुनकर आपकी पुरानी यादें जरूर ताजा हो गई होंगी। तो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से आज उनके जन्मदिन पर हम उनको देते हैं बहुत बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं। झिम झिम गिरे सावन
बरस क्यों सजन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन ला 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 ला। फिल्मों की बात हो और संगीत का जिक्र ना हो, ऐसा कभी मुमकिन है? इसलिए हम जिस व्यक्ति की बात आपसे आगे करने जा रहे हैं वो खुद में एक संगीत का खजाना है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक संगीत के मशहूर श्यामा शास्त्री की, जिनका आज जन्मदिन है। अप्रैल 26, 1762 में तिरुवरूर तमिलनाडु में पैदा हुए शास्त्री ने अपने जीवन में तकरीबन 300 कृतियां रागबद्ध की। उन्हें कर्नाटक संगीत के सबसे पुराने और महान संगीतकारों में गिना जाता है। शास्त्री जी के संगीत का सफर युवावस्था से ही हो गया था, जब उनकी मां को लगा कि उनके बेटे में संगीत की समझ है। उनकी मां ने अपने चचेरे भाई से अनुरोध किया कि वो शास्त्री जी को संगीत के मूलभूत गुण बताएं। संगीत का असली सफर तब शुरू हुआ जब उनका परिवार तिरुवरूर से तंजौर आ गया। उस वक्त शास्त्री जी की उम्र 18 साल थी। तंजौर पहुंचते ही उनके परिवार को एक सन्यासी मेजबानी का मौका मिला, जिन्होंने शास्त्री जी की कला और उनकी आवाज को देखते ही पहचान लिया कि इस लड़के में महानता के सारे गुण हैं। यही सोच सन्यासी ने उनके पिता से शास्त्री जी को संगीत सिखाने की आज्ञा ले ली। अगले 4 महीने में ही श्यामा शास्त्री संगीत की हर जटिलता को समझने लगे। ये देखकर संगीत स्वामी सन्यासी ने ये ऐलान कर दिया कि इस बच्चे ने संगीत के सभी पहलुओं में दक्षता हासिल कर ली है। कुछ ही सालों में श्यामा शास्त्री ने अपने संगीत से लोगों का मन मोह लिया और उनके चर्चे दूर दूर तक फैल गए। शास्त्री जी की ज्यादातर रचनाएं, कुछ को छोड़कर, सभी सामान्य रागों पर निर्मित हैं, लेकिन इन सब में उनकी पसंदीदा रचनाएं राग सावेरी और आनंद भैरवी प्रतीत होती हैं। इस मशहूर संगीत के सितारे का निधन 6 फरवरी 1827 को हुआ। आज हम शास्त्री जी के जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की टीम की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं। संगीत से आगे फिर से हम रुख करते हैं फिल्मों की तरफ, मगर इस बार हम बात करेंगे एक निर्देशक की। एक ऐसे निर्देशक जिन्होंने अपनी फिल्मों में कई सारे प्रयोग किए। 26 अप्रैल 1897 को कलकत्ता में जन्मे नितिन बोस को फोटोग्राफी में बहुत रुचि थी। ये रुचि शायद पिता को देखकर उनमें पैदा हुई, जो खुद फोटोग्राफी के बहुत शौकीन थे। और शायद यही वजह थी कि बोस सिर्फ एक अच्छे निर्देशक ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही हुनरमंद सिनेमेटोग्राफर और स्क्रीन राइटर भी थे। 1930 और 1940 के शुरुआती दौर में नितिन ने न्यू थिएटर में काम किया। कलकत्ता में जन्मे और बड़े हुए नितिन ने बॉम्बे का रुख किया और वहां उन्होंने बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान के बैनर तले कई फिल्में निर्देशित की। उनके द्वारा निर्मित गंगा जमुना फिल्म बोस की बहुत ही मशहूर फिल्मों में से एक है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे नितिन बोस के रिश्तेदारों में आते थे और साथ ही 1950 में बनी मशाल में रे ने बोस के अधीन काम किया था। 14 अप्रैल 1986 को बोस का कलकत्ता में निधन हो गया। हिंदी सिनेमा के इस महान निर्देशक को बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की पूरी टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन इस वादे के साथ कि हम कल फिर आएंगे कुछ ऐसे ही शख्सियतों के सफरनामे के साथ जो हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे कि हम एक बेहतर इंसान बन सकें और साथ ही बना सकें एक बेहतरीन दुनिया। आपसे फिर मिलेंगे, वादा है। आपके रूबरू फिर आएंगे, कुछ कहानियां और किस्से आपको फिर सुनाने आएंगे। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको, मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to
इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,